दोस्तों, इंसान जब कोई गलत रास्ता चुनता है तो दुनिया उसे उसकी एक गलती से पहचानने लगती है। लेकिन कई बार कहानी इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी एक चोर चोरी सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पैसा चाहिए होता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि सिस्टम उससे उसका सब कुछ छीन चुका होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे पूरा समाज चोर कहता है, लेकिन जब आप उसकी जिंदगी के पन्ने खोल के देखेंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि असली चोर कौन है। तो देर नहीं करेंगे दोस्तों, और आज की इस भावनात्मक और दिल छू लेने वाली कहानी की शुरुआत करेंगे। आज की मूवी है कारा। कहानी की शुरुआत में हम करसामी नाम के एक चोर को देखते हैं जो अपने दोस्त मुर्गन के साथ आज रात एमएलए के घर चोरी करने वाला होता है। ये पूरी कहानी 90s के दौर में सेट है। आगे करसामी कहता है कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी है। आज के बाद वो चोरी की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा क्योंकि उसे चोरों वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करसामी मुर्गन को चोरी करना सिखा रहा होता है क्योंकि आज उसका पहला दिन होता है। इसके बाद वो ताला तोड़ने के लिए करसामी ताले में बारूद भरता है और जैसे ही उसमें आग लगाता है ताला एक ही झटके में टूट जाता है। इसके बाद दोनों घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ करसामी बड़ी ही सफाई से तिजोरी भी तोड़ देता है और उसके अंदर रखे ढेर सारे पैसे निकाल लेता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है। उसी समय एमएलए के घर वाले वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ करसामी और मुर्गन बुरी तरह फंस चुके होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। करसामी को ऊपर बाहर निकलने का एक रास्ता नजर आता है। ऐसे में करसामी सबसे पहले मुर्गन को ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन मुर्गन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो करसामी को वहीं छोड़ के अकेले ही भाग जाता है। अब करसामी पूरी तरह फंस जाता है। इसी बीच एमएलए के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। करसामी बहादुरी से उनका सामना करता है और सभी को मार के वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर आता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि पूरे गांव के लोग हथियार लेके बाहर खड़े हैं और इस तरह करसामी पकड़ा जाता है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां उसकी बुरी तरह पिटाई होती है। उधर जब उसकी पत्नी सैली को ये बात पता चलती है तो वो रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि करसामी चोरी भी कर सकता है, लेकिन जब उसे सच्चाई का यकीन हो जाता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ हम एक डीएसपी को देखते हैं जिसका नाम भरतन होता है। भरतन एक ऐसा पुलिस अधिकारी होता है जिसे हर समय प्रमोशन और नाम कमाने की लालच रहती है। इसीलिए जब उसे पता चलता है कि एक चोर पकड़ा गया है तो वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि ये केस उसे दे दिया जाए। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसका सीनियर उसे ये केस सौंप देता है। वो करसामी को बुरी तरह मारता है और उस पर एक के बाद एक छोटे केस डालना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर चोरी में 50 तोला गहने गए तो रिपोर्ट में 100 तोला लिखवाता है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी चोरियां हुई थी उन सब का जिम्मेदार वो करसामी को ही बता देता है। उधर करसामी को पता चलता है कि भरतन उसे झूठे मामले में फंसा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। वो वहां से भागने की योजना बनाता है। मौका मिलते ही वो भरतन को पूरी तरह पीट देता है और पुलिस की गिरफ्त से वो भाग निकलता है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि करसामी अपनी पत्नी सैली के साथ शहर में रहता है। दोनों एक ढाबे पे काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनकी आर्थिक हालत सुधरती नहीं है क्योंकि ढाबे का मालिक उन्हें सही मेहनताना नहीं देता। इसी वजह से करसामी हमेशा परेशान रहता है। एक दिन वो फैसला करता है कि अब उसे अपना खुद का होटल खोलना चाहिए ताकि वो मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सके और सम्मान की जिंदगी जी सके। लेकिन होटल खोलने के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। यही सोच के वो लोन लेने के लिए एक प्राइवेट बैंक पहुंचता है। वहाँ का बैंक मैनेजर उसे बताता है कि अगर उसे लोन चाहिए तो उसे उसके बदले कोई कीमती संपत्ति गिरवी रखनी होगी, जैसे जमीन या खेत। तभी उसे याद आता है कि गांव में उसके पिता के नाम कुछ खेत है और उन्हीं खेतों के कागजों के आधार पर वो लोन ले सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। करसामी को डर लगता है कि उसका पिता उससे बहुत नाराज होगा। दरअसल जब करसामी सिर्फ 15 साल का था तब वो अपने पिता के पैसे चोरी करके वहाँ से भाग गया था। तब से लेके आज तक वो कभी वापस नहीं आया। इसी वजह से उसे लगता है कि उसके पिता आज भी उससे नफरत करेंगे। गांव पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने मामा के पास जाता है। उसे विश्वास होता है कि उसका मामा उसके पिता को समझा देगा और दोनों के बीच की दूरी खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ सब कुछ उम्मीद से उल्टा होता है। जैसे उसका मामा उसे देखता है वो उसे थप्पड़ मार देता है। उसका मामा अब भी उसकी पुरानी चोरी को नहीं भूला होता। वो करसामी को खूब डांटता है और उसके किए हुए कामों के लिए उसे शर्मिंदा करता है।
ये सब बात सुन के करसामी की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद गांव में अब भी उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए वो गांव छोड़ के वापस जाने का फैसला कर लेता है। वो बस में चढ़ने ही वाला होता है, तभी उसी बस से उसके पिता कंधास्वामी नीचे उतर रहे होते हैं। करसामी अपना चेहरा छिपा लेता है, लेकिन कंधास्वामी अपने बेटे को देखते ही पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा आखिरकार इतने सालों के बाद उनसे मिलने वापस आ गया है। बस फिर क्या, वो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ करसामी को लगता था कि उसका पिता उसे देख के नाराज होगा, वहीं कंधास्वामी उसे देख के बेहद खुश हो जाते हैं। करसामी की माँ भी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार उसे खुले दिल से अपना लेता है, लेकिन करसामी के मन में एक डर लगातार बना रहता है। उसे लगता है कि जब उसके माता पिता को ये पता चलेगा कि वो उनसे मिलने नहीं बल्कि खेत बेचने आया है, तब उनका दिल टूट जाएगा। इसी बीच उसे मालूम पड़ता है कि उसके पिता समेत पूरे गांव के किसान भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। दरअसल बैंक वालों ने गांव वालों को बहला फुसला के ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिलवाया था। गांव वाले सोचते थे कि ट्रैक्टर की मदद से खेती ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वे आसानी से किस्त चुका लेंगे। लेकिन बाद में हालात पूरी तरह बदल गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, साथ ही बारिश भी नहीं हुई, खेती प्रभावित हो गई और फसल नहीं हुई। और जब फसल ही नहीं हुई तो किसानों के पास कमाई नहीं हुई, और कमाई नहीं हुई तो बैंक की किस्त भरना तो नामुमकिन था। लेकिन बैंक वाले लगातार पैसा मांग रहे थे। उनकी किस्तें इतनी ज्यादा होती हैं कि किसान चाह के भी उन्हें नहीं चुका पाते। जब करसामी को ये सब कुछ पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है। वो तो सिर्फ अपने खेत के कागज लेने आया होता है, लेकिन उसे यहाँ पता चलता है कि उसके पिता और पूरा गांव बर्बादी के कगार पे खड़ा है। इसके बावजूद वो अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। वो खेत बेचने का फैसला ले लेता है। इसीलिए वो एक ब्रोकर के पास जाता है और अपनी 8 एकड़ जमीन की कीमत के बारे में पूछता है। ब्रोकर उसे बताता है कि अगर वो जमीन बेचता है तो कम से कम 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये सुन के करसामी के दिमाग में एक योजना बनती है। वो सोचता है कि अगर उसे 10 लाख रुपए मिल जाए तो वो पहले बैंक का कर्ज चुका देगा और फिर बाकी पैसों से अपना होटल खोल लेगा। इसीलिए वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है। उसका कहना होता है कि अगर वे अभी जमीन नहीं बेचेंगे तो बैंक वाले किस्त न भर पाने की वजह से जमीन जब्त कर ही लेंगे। उस स्थिति में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कंधास्वामी उसकी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि भड़क जाते हैं। उनका दिल बुरी तरह टूट जाता है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा इतने सालों बाद उनसे मिलने नहीं आया, बल्कि जमीन बेचने आया है। कंधास्वामी साफ कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। उनका कहना होता है कि खेती ही उनका जीवन है। अगर जमीन चली गई तो उसके बाद वे क्या करेंगे। आखिरकार बहस इतनी बढ़ जाती है कि करसामी नाराज होकर गांव छोड़ देता है और वापस शहर लौट आता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पिता की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। शहर पहुंच के वो सारी बातें अपनी पत्नी सैली को बताता है। फिर वो करसामी को समझाती है कि जब उसे पता है कि उसके पिता मुसीबत में है तो उसे उनका साथ छोड़ने के बजाय उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सैली की बात करसामी के दिल को छू जाती है और यहीं से एक बार फिर से वो गांव लौटने का फैसला करता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं जाता, बल्कि अपनी पत्नी सैली को भी अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो गांव में एंटर करता है, उसकी मुलाकात मुर्गन से होती है। मुर्गन को देखते ही करसामी का पुराना गुस्सा बाहर आ जाता है। वो उसे डांटना शुरू कर देता है क्योंकि चोरी वाली रात मुर्गन उसे अकेला छोड़ के भाग गया था। वहीं मुर्गन अपनी सफाई देता है। वो कहता है कि उस रात वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया और वो जान बचा के वहां से भाग गया। खैर, ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है और करसामी अपनी पत्नी के साथ घर की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसके साथ ऐसा हादसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जिस पिता से वो इतने सालों दूर रहा और आज सालों बाद जिनका साथ देने वो वापस आया होता है, आज वही पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके होते हैं। यह खबर सुनते ही करसामी पूरी तरह टूट जाता है। वो अंदर से बिखर जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर वो पहले लौट आता या अपने पिता को दुख न देता तो शायद आज हालात अलग होते। कंधास्वामी की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें अपनी जमीन में दफनाया जाए। इसलिए गांव वाले उनकी बॉडी को लेकर खेत की तरफ जाते हैं ताकि वही उन्हें दफना सके। लेकिन तभी वहां बैंक वाले पहुंच जाते हैं। वे अंतिम संस्कार रुकवा देते हैं। उनका कहना होता है कि जब तक जमीन पे लिया गया लोन नहीं चुकाया जाएगा तब तक उस जमीन पे कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। करसामी को भी ये बात बहुत ज्यादा चुभती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोच भी नहीं पाता कि एक इंसान की आखिरी इच्छा भी कर्ज की वजह से पूरी नहीं होने दी जा रही है। दूसरी तरफ कहानी हमें बैंक के रीजनल मैनेजर मुथुसेलम के पास लेके जाती है।
यही हमें पता चलता है कि असली खेल क्या है। मुथु अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है कि किसानों को कैसे बहला फुसला के लोन दिलाना है। वो उन्हें सिखाता है कि पहले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाओ और फिर उन्हें लोन लेने के लिए तैयार करो। उसके बाद उन पे तरह तरह के अतिरिक्त चार्ज लगाए जाएंगे और जब वो किस्त नहीं भर पाएंगे तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। यानी कि मुथु का पूरा बिजनेस ही किसानों को कर्ज में फंसा के उनकी जमीन हड़पने पे चलता है। उधर करसामी अपने मामा के साथ बैंक पहुंचता है। उसका मामा मुथु को जानता है, इसीलिए वो उम्मीद करता है कि शायद मुथु उनकी मदद कर देगा। लेकिन मुथु पूरी तरह बदल चुका होता है। वो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अंतिम संस्कार करना है तो बॉडी को शमशान घाट ले जाओ, जमीन में दफनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये बात सुन के करसामी को तो गुस्सा आता ही है, बल्कि उसके मामा तो भड़क ही जाते हैं। इसी बीच करसामी को एक और जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि अगर बॉडी को सरकारी अस्पताल में लावारिस घोषित कर दिया जाए तो अस्पताल उसे 7 दिन तक सुरक्षित रख सकता है। लेकिन 8वें दिन अस्पताल प्रशासन नियम के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर देगा। यानी करसामी के पास सिर्फ 7 दिन का समय बचता है। 7 दिन के अंदर उसे पैसे का इंतजाम करके जमीन छुड़ानी होती है, वरना उसके पिता की आखिरी इच्छा हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। अब करसामी के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। वो सोचता है कि अगर सिस्टम उसके पिता को सम्मान नहीं दे सकता तो वो खुद अपने तरीके से न्याय लेके आएगा। इसीलिए वो चोरी करने का फैसला करता है। उसकी योजना बहुत साफ होती है। वो 3 लाख रुपए का इंतजाम करेगा और फिर बैंक का कर्ज चुका के जमीन वापस ले लेगा और उसके बाद अपने पिता को उसी जमीन में दफनाएगा। यही सोच के वो बैंक को लूटने का फैसला करता है। सबसे पहले वो अपने पिता की बॉडी को सड़क किनारे रख देता है ताकि लोग पुलिस को सूचना दे दे। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस भी आ जाती है और कंधा स्वामी की बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है। ये सब करते हुए करसामी बहुत ही भावुक हो जाता है और उसके मामा की आंखों से भी बहुत आंसू बहते हैं। वहाँ अस्पताल वाले साफ बता देते हैं कि बॉडी सिर्फ 7 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। अब करसामी के पास बहुत कम समय बचता है, इसीलिए वो अपने मामा और मुर्गन को अपने प्लान में शामिल करता है। तीनों मिलकर बैंक लूटने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो एक ऐसी बैंक को तलाशता है जिसके आसपास रात में ज्यादा भीड़ न रहती हो। वो कई बैंकों की रैकी करता है और तभी उसे एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। इतने सारे पैसे रखने के बावजूद रात में बैंकों के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं होता। ये बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। उसे शक होने लगता है कि जरूर कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जिसके बारे में उसे अभी जानकारी नहीं है। इसीलिए वो अपने मामा के साथ बैंक के अंदर जाता है ताकि पूरी व्यवस्था को समझ सके। वो मैनेजर से पूछता है कि अगर वो 10 लाख रुपए जमा करे तो क्या उसका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। तब बैंक मैनेजर उसे भरोसा दिलाता है कि बैंक की सुरक्षा बहुत मजबूत है। वो बताता है कि अगर कोई चोर दरवाजे को छू भी ले तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। उस अलार्म का कनेक्शन सीधे पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है और अलार्म बजते ही 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच जाएगी। अब करसामी और उसके मामा समझ जाते हैं कि रात में बैंक सुरक्षित कैसे रहता है। अब करसामी बैंक की पूरी सुरक्षा व्यवस्था समझ चुका होता है। सबसे पहले वो एक कार चोरी करता है और उसकी नंबर प्लेट बदल देता है ताकि किसी को भी उन पे शक न हो। इसके बाद रात के समय वो अपने मामा और मुर्गन के साथ बैंक पहुंचता है। जैसे वो अपनी पहली चोरी में ताला तोड़ता है, ठीक उसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ भी वो करता है। लेकिन इससे पहले वो बैंक के अलार्म सिस्टम का वायर काट देता है ताकि पुलिस तक कोई सूचना न पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद वो पैसा ढूंढना शुरू करता है। वो बैंक के हर हिस्से को चेक करता है लेकिन उसे कहीं भी कैश नहीं मिलता। काफी खोजने के बाद उसे पता चलता है कि बैंक का सारा पैसा एक मजबूत तिजोरी के अंदर रखा गया है। वो उसे तोड़ने की हर संभव कोशिश करता है लेकिन ये तिजोरी साधारण तिजोरी नहीं होती। करसामी पूरी ताकत लगा देता है फिर भी तिजोरी नहीं टूटती। समय लगातार निकलता जा रहा होता है। आखिरकार वो समझ जाता है कि आज तिजोरी नहीं टूटने वाली। उधर उसका मामा भी उसे समझाता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मजबूरी में करसामी वहाँ से खाली हाथ लौट आता है। इस तरह उसकी पहली बैंक चोरी पूरी तरह फेल हो जाती है। अगली सुबह वो अपने प्लान पे दोबारा सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसे समझ आता है कि रात में तिजोरी लॉक रहती है जबकि दिन के समय बैंक का कामकाज चलता रहता है और तिजोरी खुली रहती है। यानी अगर दिन में बैंक लूटा जाए तो तिजोरी तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब उसे सिर्फ 2 बंदूकों की जरूरत होती है ताकि बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को डरा के पैसे लिए जा सके। इसी योजना के तहत वो एक लोहार के पास पहुंचता है जो अवैध हथियार बनाता है।
करसामी उससे 2 बंदूकें ले लेता है। इसके बाद वो हाईवे के किनारे स्थित एक बैंक को अपना निशाना बनाता है। योजना के अनुसार करसामी और उसका मामा बंदूक लेके बैंक के अंदर जाते हैं, जबकि मुर्गन बाहर गाड़ी खड़ी करके निगरानी करता है। जैसे ही दोनों बैंक में एंटर करते हैं, वे कर्मचारियों और ग्राहकों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश देते हैं। डर के मारे सभी लोग उनकी बात मान लेते हैं। इसके बाद करसामी सीधे तिजोरी तक पहुंचता है। इस बार तिजोरी खुली होती है। वो अंदर झांकता है और देखता है वहां बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। अगर वो चाहता तो पूरा पैसा लेके भाग सकता था, लेकिन उसका मकसद तो सिर्फ अपने पिता की जमीन छुड़ाना था। वो सिर्फ 3 लाख रुपए निकालता है और बाकी पैसे वहीं पे छोड़ देता है। पैसे लेने के बाद वो वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी बाहर बैठा मुर्गन अचानक सीटी बजाता है। ये उनका पहले से ही तय किया गया संकेत होता है। सीटी सुनते ही करसामी समझ जाता है कि कोई खतरा आ चुका है। दरअसल ठीक उसी समय एक इंस्पेक्टर बैंक पहुंचता है। उसकी नई पोस्टिंग हुई होती है। बैंक में आने से पहले करसामी सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को एक कमरे में बंद कर चुका होता है। स्थिति संभालने के लिए करसामी खुद एक कर्मचारी की कुर्सी पर बैठ जाता है। उधर इंस्पेक्टर बैंक के अंदर आता है। वो चारों तरफ देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है। उसे बैंक में कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आता। वो करसामी से पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। करसामी तुरंत एक झूठी कहानी बना देता है। वो कहता है कि बैंक मैनेजर की बेटी की शादी है और सभी कर्मचारी उसी कार्यक्रम में गए हुए हैं। इंस्पेक्टर उसकी बात सुन लेता है और मान लेता है, लेकिन सिर्फ वो जानकारी लेने नहीं आया होता। असल में वो अपना नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है। यही करसामी की मुश्किल पड़ जाती है। उसे बैंकिंग के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता होता। वो नहीं जानता कि अकाउंट कैसे खोला जाता है, फिर भी वो खुद को संभाल लेता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि मैनेजर के हस्ताक्षर के बिना नया अकाउंट नहीं खुल सकता, इसीलिए वो अगले दिन आए। लेकिन इंस्पेक्टर जिद करता है। उसका कहना होता है कि उसे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, इसीलिए वो चाहता है कि फॉर्म अभी भर ली जाए। करसामी किसी तरह बात घुमाता है और काफ़ी देर तक बातचीत करता है। आखिरकार इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, करसामी राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ वहाँ से निकल जाता है और 3 लाख रुपए लेकर सुरक्षित भागने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ जब बैंक के रीजनल मैनेजर मुथु को चोरी की खबर मिलती है तो वो तुरंत उस शाखा में पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि बैंक से सिर्फ 3 लाख रुपए चोरी हुए हैं। वो खुद तिजोरी से 2 लाख रुपए निकाल लेता है और रिपोर्ट में लिखवाता है कि बैंक से कुल 5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। यानी वो चोरी का फायदा उठा के खुद भी पैसा हड़प लेता है। अब इस मामले की जांच के लिए जिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि भर्तन होता है। वही भर्तन जिसने सालों पहले करसामी को गिरफ्तार किया था। भर्तन जैसे ही जांच शुरू करता है उसे कुछ चीजें तुरंत समझ में आने लगती है। वो देखता है कि बैंक का ताला उसी खास तरीके से तोड़ा गया है जैसा तरीका करसामी इस्तेमाल करता था। यह देख के उसे शक हो जाता है। वो धीरे धीरे समझ जाता है कि ये करसामी का ही काम है। उधर करसामी अपने मामा के साथ बैंक पहुंचता है। उसका मकसद साफ होता है। वो 3 लाख रुपए दे के जमीन के कागज वापस लेना चाहता है। वो बैंक मैनेजर को पूरे 3 लाख रुपए दे देता है, लेकिन यहाँ उसके साथ फिर से धोखा हो जाता है। मैनेजर तरह तरह के अतिरिक्त शुल्क जोड़ देता है और कहता है कि अभी भी 1.5 लाख रुपए और बाकी है। ये सुन के करसामी और उसका मामा दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बैंक वाले जानबूझ के किसानों को लूट रहे हैं। इसी दौरान भर्तन भी बैंक में मौजूद होता है और मुथु से पूछताछ कर रहा होता है। करसामी उसे देखते ही सावधान हो जाता है। वो बिना कोई हंगामा किए वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उसे अभी भी 1.5 लाख रुपए और चाहिए होते हैं और इसी वजह से वो एक बार फिर चोरी की योजना बनाने लगता है। इधर भर्तन बैंक चोरी की जांच को और गहराई से देखने लगता है। उसे पता चलता है कि चोर ने बैंक लूटने के बाद एक दुकान में भी चोरी की है। जांच में सामने आता है कि दुकान में असल में कुछ बड़ा सामान नहीं चुराया गया, बल्कि वहां सिर्फ नोट बदले गए। दरअसल करसामी को पता होता है कि बैंक से चोरी हुए नोटों के नंबर मिलाए जा सकते हैं, इसीलिए वो चोरी के तुरंत बाद दुकान से पुराने नोट लेके उनकी जगह नए नोट रख देता है ताकि नोटों का ट्रैक टूट जाए। जब भर्तन को यह बात पता चलती है तो उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण चोर नहीं है। वो मुथु से पूछताछ करता है और उसी दौरान उसे एक और बात समझ आती है। चोरों ने बैंक से सिर्फ उतना ही पैसा लिया था जितनी उनकी जरूरत थी। अगर चोरों का मकसद सिर्फ अमीर बनना होता तो वो पूरा का पूरा बैंक साफ कर सकते थे। यहीं से भर्तन ये निष्कर्ष निकालता है कि चोर की बैंक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या मजबूरी है। इसीलिए वो मुथु से उन किसानों की सूची मांगता है
जिन्हें बैंक की तरफ से जब्ती का नोटिस भेजा गया था। भर्तन अब एक एक किसान के घर जाके पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि हाल में ही किसने अचानक पैसा जुटाने या लोन चुकाने की कोशिश की है। उधर दूसरी तरफ करसामी फिर से चोरी की योजना बनाता है, क्योंकि उसे अभी भी 1.5 लाख रुपए और चाहिए होते हैं। वो अपने घर में इस बारे में बात कर ही रहा होता है, तभी अचानक बैंक मैनेजर मुत्थू वहां पहुंच जाता है। दरअसल मुत्थू को पहले से ही पता चल चुका था कि बैंक चोरी करसामी नहीं की है, और जब भर्तन ने मुत्थू से किसानों की पूरी लिस्ट मांगी थी, तब मुत्थू ने उस लिस्ट से करसामी का नाम हटा दिया था। मुत्थू करसामी के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। उसका प्लान होता है कि करसामी बैंकों में चोरी करे और चोरी का पैसा दोनों आपस में बांट लेंगे। करसामी ये बात सुन के चुप रहता है। वो तुरंत कोई जवाब नहीं देता। मुत्थू उसे अपना नंबर देके चला जाता है और कहता है कि अगर उसका मन बदले तो वो संपर्क करे। उसी शाम भर्तन मुत्थू को फोन करता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और भर्तन एक नई बात समझ जाता है। वो कहता है कि चोर ने अब तक बैंक में पैसे इसलिए जमा नहीं करवाए क्योंकि उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई है, यानी कि चोर फिर से चोरी करेगा, यानी अगली बैंक डकैती लगभग तय है। वो मुत्थू से बैंक की सभी शाखाओं की सूची मांगता है। फिर रात में सभी शाखा प्रबंधकों को आदेश देता है कि वे अपने अपने बैंक जाके अलार्म सिस्टम चेक करें। उसका प्लान साफ होता है। जिस बैंक की घंटी नहीं बजेगी, इसका मतलब होगा कि वहां अलार्म का वायर काट दिया गया है और चोर अगली सुबह ठीक उसी बैंक को निशाना बनाएगा। रात भर यह जांच चलती है। लगभग सभी बैंकों की घंटी बज जाती है, लेकिन एक शाखा की घंटी नहीं बजती, यानी भर्तन को पता चल जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। अगली सुबह वो पूरी तैयारी के साथ उसी बैंक में पहुंचता है। सभी पुलिस वाले सादे कपड़ों में बैंक के अंदर बैठ जाते हैं। वो खुद को बैंक कर्मचारियों की तरह दिखाते हैं और हथियार छिपा के रखते हैं। उधर भर्तन गाड़ी के बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद करसामी वहां पहुंचता है। वो अपनी कार थोड़ी दूर पे रोकता है। वो पहले मुर्गन को बैंक के अंदर भेजता है ताकि वो माहौल देख के आए। मुर्गन अंदर जाता है और पैसे निकालने वाला फॉर्म लेने का बहाना करता है, लेकिन उसे अंदर का माहौल अजीब लगता है। वो तुरंत बाहर लौट के करसामी को बता देता है कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। करसामी सतर्क हो जाता है। उसी समय अचानक बैंक के अंदर बैठे पुलिस वाले तेजी से बाहर भागने लगते हैं। दरअसल उन्हें खबर मिलती है कि किसी दूसरी शाखा में चोरी हो गई है। यह सुन के भर्तन चौंक जाता है और करसामी भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अलावा दूसरा चोर कौन हो सकता है। वो खुद भी ये पता लगाने के लिए उस दूसरी शाखा की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंच के वो भर्तन को देखता है। इसी दौरान भर्तन अपने शक के आधार पर करसामी की तस्वीर हर जगह चिपकाने का आदेश देता है। वो मान चुका होता है कि ये नई चोरी भी करसामी नहीं की है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि दूसरी बैंक चोरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुत्थू ने करवाई है, जबकि करसामी उसके साथ काम करने से मना कर चुका था। तब मुत्थू ने दूसरे चोरों के गिरोह का इस्तेमाल किया। वो खुद बैंक की शाखाओं पर डकैती करवाता है और ऊपर से निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। उधर करसामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही होती है। अब हर बैंक पे पुलिस तैनात हो चुकी होती है। इस वजह से वो आसानी से चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए वो नया फैसला लेता है। अब उसका निशाना बैंक नहीं बल्कि मुत्थू का पैसा होता है। उसे भरोसा होता है कि मुत्थू जिन चोरों के साथ काम कर रहा है उनके पास पैसा लेने तो जरूर आएगा। इसीलिए वो मुत्थू का पीछा करना शुरू कर देता है। मुत्थू एक स्टूडियो से किसी को फोन करता है और फिर वहां से निकल जाता है। करसामी उस फोन को रीडायल करता है। इसी से उसे पता चल जाता है कि कॉल लक्ष्मी लॉज में की गई थी। वो मुर्गन के साथ लक्ष्मी लॉज पहुंचता है। लॉज के मालिक से बात करने पे पता चलता है कि वहां कुल 14 लोगों ने कमरे लिए हुए हैं, यानी सही लोगों की पहचान करना आसान नहीं है। इसके बाद वो उस कमरे के पास पहुंचता है जहां चारों ओर जुआ खेल रहे होते हैं। उनसे बात करने के लिए करसामी खुद भी जुआ खेलने बैठ जाता है। वो जानबूझ के कुछ पैसे हार जाता है ताकि सामने वाले लोग उस पर भरोसा कर सके। फिर वो अपनी कार बेचने की बात छेड़ता है। चोर उसकी कार खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन करसामी कहता है कि पहले पैसा दिखाओ और फिर सौदा होगा। इस बहाने वो उनके कमरे के अंदर पहुंच जाता है और चोरी का पैसा देख लेता है। लेकिन जैसे ही चोरों को शक होता है कि करसामी उसके पैसे छीनने आया है, वे उस पर हमला कर देते हैं। करसामी बहादुरी से उनसे लड़ता है, लेकिन लड़ाई के दौरान मुर्गन को एक आदमी चाकू मार देता है। अब स्थिति अचानक बदल जाती है। करसामी के सामने दो विकल्प होते हैं।
पैसा पकड़ के चोरों के पीछे भागना या अपने घायल दोस्त को बचाना, वो अपने दोस्त को चुनता है। चोर पैसा लेके भाग जाते हैं और करसामी मुर्गन को बचाने में लग जाता है। इसके बाद वो बेहद थका हुआ अपने घर लौटता है। वहीं सेली को अब पता चल चुका होता है कि करसामी फिर से चोरी में पड़ गया है। वो गुस्से में उसे डांटती है और थप्पड़ भी मारती है, लेकिन करसामी उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ये सिर्फ चोरी नहीं है, वो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर पैसा नहीं छूटा तो उसके पिता को लावारिस की तरह जला दिया जाएगा। करसामी की ये बात सुन के सैली का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। उसे एहसास होता है कि करसामी लालच में नहीं बल्कि मजबूरी में ये सब कुछ कर रहा है। अब करसामी एक बार फिर नई योजना बनाता है। इस बार वो सीधे बैंक में चोरी नहीं करना चाहता। वो बैंक से पैसा ले जाने वाली सुरक्षा गाड़ी को निशाना बनाने का फैसला लेता है, जिसमें कैश एक शाखा से दूसरी शाखा तक पहुंचाया जाता है। वो पहले से रास्ते की पूरी जानकारी निकालता है और उसी सड़क पे इंतजार करने लगता है जहां से पैसों वाली गाड़ी गुजरती है। कुछ देर बाद उसे दूर से गाड़ी आती दिखाई देती है। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंचती है, वो सड़क पे कुछ कीले फेंक देता है ताकि गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाए और उसे रोकना आसान हो जाए। लेकिन गाड़ी में बैठे सुरक्षाकर्मी समय रहते कीलों को देख लेते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वे तुरंत अपना रास्ता बदल देते हैं और दूसरी सड़क की तरफ मुड़ जाते हैं। करसामी की पहली चाल नाकाम हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत से गाड़ी के पीछे दौड़ता है और फिर सही मौका देख के चलती गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। इसके बाद वो सुरक्षा कर्मचारियों से भी भिड़ जाता है। आखिरकार करसामी उन लोगों पे भारी पड़ जाता है और पैसों से भरा बैग अपने कब्जे में ले लेता है। उधर जब भरतन को इस घटना की खबर मिलती है तो वो तुरंत मुथु के पास पहुंचता है। वो उसे साथ लेके उस जगह की तरफ निकलता है जहां चोरी हुई होती है। लेकिन इसी दौरान मुथु अपना अलग खेल खेल रहा होता है। उसे पता होता है कि भरतन दूसरी शाखा की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो अपने आदमियों को फोन करके दूसरी जगह चोरी करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ करसामी अब सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, उसे अपनी ज़रूरत भर का पैसा मिल चुका होता है, लेकिन अब उसका नज़रिया बदल चुका होता है। उसे एहसास होता है कि जिस दर्द से वो गुजर रहा है उसी दर्द से पूरा गांव गुजर रहा है। इसीलिए वो अब फैसला करता है कि अब सिर्फ वो अपने पिता की ही ज़मीन नहीं बचाएगा बल्कि पूरे गांव के किसानों की मदद करेगा। यहीं से वो लगातार बैंकों को निशाना बनाना शुरू करता है। वो बड़ी चालाकी और सफाई से कई जगहों से पैसा हासिल करता है। दूसरी तरफ भरतन पूरी तरह परेशान हो चुका होता है। उसे लगातार खबरें मिलती रहती है कि किसी न किसी शाखा में चोरी हो गई है। इससे उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। आखिरकार वो अपना दिमाग लगा के एक ऐसी शाखा को चुनता है जहां उसे पूरा यकीन होता है कि अगली वारदात होने वाली है, और वो मुथु को साथ लेके उसी बैंक में पहुंचता है। दिलचस्प बात तो ये होती है दोस्तों कि मुथु वहां जाने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भरतन उसकी एक नहीं सुनता और उसे साथ लेके बैंक पहुंच जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। बैंक के अंदर रोजमर्रा का काम चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग बैंक के अंदर घुस आते हैं। वे सीधे तिजोरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र भरतन पे पड़ती है वे रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद भरतन भी मुथु की योजना का हिस्सा है, इसीलिए वो मुथु से भी पूछ बैठते हैं कि क्या ये इंस्पेक्टर भी आपकी तरफ से है। बस यही वो पल होता है जब सारा सच बाहर आ जाता है। भरतन समझ जाता है कि बैंक डकैतियों के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद मुथु है। सच्चाई सामने आते ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो बैंक से निकल के तेजी से भागता है, लेकिन भागते समय एक ट्रैक्टर उससे टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उधर भरतन की हालत भी अलग होती है। वो लगातार हो रही चोरियों और अपनी बेइज्जती से पहले ही परेशान हो चुका होता है। अस्पताल में वो मुथु का सामना करता है और गुस्से में आके वो उसकी ऑक्सीजन की मशीन को बंद कर देता है और उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ करसामी ने जितना भी पैसा हासिल किया होता है वो उसे अपने पास नहीं रखता बल्कि पूरा पैसा गाँव के किसानों में बांटना शुरू कर देता है। किसान उस पैसे से बैंक का कर्ज चुकाते हैं। इस तरह करसामी सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल देता है। जमीन वापस मिलने के बाद करसामी अपने पिता को उसी जमीन में दफन करता है जिसे कंधा स्वामी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। यहीं पे करसामी को सच्ची शांति मिलती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। कुछ समय बाद भरतन उसके पास आता है। अब तक हुई सभी घटनाओं के कारण वो गुस्से में होता है। वो आते ही करसामी को मारना शुरू कर देता है। उसका कहना होता है कि बैंक का पैसा लूट के हीरो बनने की कोशिश मत करो। तुम चाहे जो भी वजह बताओ, चोरी आखिर चोरी होती है।
तब करसामी उसे शांत होकर समझाने की कोशिश करता है। करसामी पूछता है कि क्या आपने कभी लोन लिया है। भर्तन जवाब देता है हाँ, उसने कार खरीदी है और हर महीने 3500 रुपए किस्त में जाती है। तब करसामी उससे दूसरा सवाल पूछता है, अगर 3 महीने तक आपकी तनख्वाह ना आए तो क्या आप किस्त भर पाएंगे। भर्तन कहता है नहीं। फिर करसामी पूछता है, अगर 3 साल तक तनख्वाह ना मिले तो क्या होगा। इस बार भी भर्तन का जवाब नहीं ही होता है। फिर करसामी किसानों की पूरी सच्चाई उसके सामने रखता है। वो समझाता है कि किसानों के साथ बिल्कुल यही होता है। उन्हें पहले झूठे सपने दिखा के लोन दे दिया जाता है और फिर उन पे तरह तरह के अतिरिक्त चार्ज लगाए जाते हैं। जब फसल नहीं होती और आमदनी रुक जाती है तो वे किस्त नहीं भर पाते और अंत में उन्हें ज़मीन बेचने पे मजबूर कर दिया जाता है। यानी असली अपराधी किसान नहीं बल्कि वो व्यवस्था है जो उन्हें इस हालत में पहुंचाती है। करसामी की बातें भर्तन को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे एहसास होता है कि करसामी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे लालच नहीं बल्कि मजबूरी और न्याय की लड़ाई थी। आखिरकार भर्तन उसे छोड़ देता है। वो फैसला करता है कि अब तक हुई सभी बैंक चोरियों का जिम्मेदार मुथु को माना जाएगा। सारे सबूत भी उसी की तरफ इशारा करते हैं, इसीलिए वो पूरा केस मुथु के नाम पे बंद कर देता है। इस तरह करसामी पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। उसे अपनी ज़मीन वापस मिल जाती है, अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का सुकून भी मिल जाता है और सबसे बड़ी बात, वो पूरे गांव के किसानों को नया जीवन देने में सफल हो जाता है। यहीं पे ये इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हम अक्सर किसी इंसान को उसके कामों से जज कर लेते हैं लेकिन उसके हालात नहीं देखते, क्योंकि सच ये है कि हर गलत काम के पीछे लालच नहीं होता, कभी कभी दर्द भी होता है। उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आप लोगों को आज की ये मूवी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।